गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल और मोस्टली आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की होती है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि सेविंग व्हाट इज अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता क्या है? तो सेविंग अकाउंट इज ओपन सिंगल और ज्वाइंट होल्डर। सेविंग अकाउंट में या तो एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन ओपन करवाता है अपना अकाउंट, या फिर उनका ज्वाइंट होल्डर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर डॉटर एंड फादर एंड सन एंड मदर। इस टाइप से जो अकाउंट ओपन होते हैं एक साथ में, दैट इज अ ज्वाइंट होल्डर। ठीक है। उसके बाद में बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम बैलेंस जो होती है या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस क्या रहता है? रिक्वायर्ड एज पर प्रोडक्ट सिग्निफिकेशन। जैसे कि आप प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें भी जो बैंक्स होते हैं इनके भी अकाउंट्स की टाइप होते हैं। अगर आप 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आप सबसे लो कॉस्ट लो अकाउंट में है। अगर उसके उससे ज्यादा जमा कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपए, बरगंडी सेविंग, इस टाइप से अकाउंट चलते हैं इनके पास, है ना। तो वो डिपेंड ऑन योर अकाउंट कि आप कितना पैसा पहली बार में जमा किया है, और जितना पैसा आपने पहली बार में जमा किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएंट मिलता है। ठीक है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन: नो ऑपरेशंस एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। इसके बाद में इनका इंटरेस्ट क्या रहता है? रेगुलर ऑफ एंड ऑफ द डे बैलेंस। जो भी आप रेगुलेट ऑफ द एंड ऑफ द डे बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस होता है, मान लीजिए आज मैंने 1,000 रुपये डाले, और अगर आज मुझे सुबह से शाम तक का बैंक मेरा पूरा डे बैलेंस काउंट करेगी, तो अगर मैंने दोपहर के 12 बजे 11 बजे निकाल लिया, या फिर 4 बजे निकाल लिया, तो वो काउंट नहीं होगा। रात के 12 बजे तक, 11:59 तक जो अमाउंट होगा वो काउंट होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं एंड ऑफ द डे बैलेंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट काउंट होता है। ठीक है। अब फैसिलिटी क्या होती है? वेरियस रेमिटेंस, कलेक्शन, डेबिट, एटीएम कार्ड। सभी को पता है कि वेरियस रेमिटेंस होता है, उसके साथ में कलेक्शन के प्रॉफिट भी देते हैं, डेबिट कार्ड भी देते हैं, एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड को ही एटीएम कार्ड बोलते हैं। ठीक है। अब नॉमिनेशन की फैसिलिटी क्या है? नॉमिनेशन फैसिलिटी टू नेम अ नॉमिनी। नॉमिनी इन केस की मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है किसी भी बैंक में, और उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है किसी रीजन से, तो उसमें जो नॉमिनी होगा, तो नॉमिनी प्रॉपर डिटेल सबमिट करेगा, और जो भी उसके अकाउंट में पैसा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। बैंक अपने पास पैसा, एक भी पैसा नहीं रखती है। ठीक है। अब बात करेंगे रिक्योरिंग डिपॉजिट की, जो होती है आरडी की बात करते हैं। तो आरडी क्या होता है, कैसे बनती है, ये भी बता देती हूँ। देखिए, आरडी क्या होता है? एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, मिनिमम से मिनिमम जो भी बैंक डिसाइड करते हैं। कोई बैंक डिसाइड करता है 500, कोई बैंक डिसाइड करता है 1,000, कोई डिसाइड करता है 2,000 रुपए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बैंक के डिसाइड किया जाता है, लाइक कि मिनिमम उन्होंने डिसाइड किया 500 रुपए, सॉरी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 500 रुपए, मतलब हर महीने कम से कम हमारे पास आरडी होनी चाहिए। तो जो कस्टमर होंगे तो वो क्या करेंगे, मिनिमम 500 रुपए हर महीने डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। ये आप ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं, या हर महीने आप खुद से पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें ये जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है? मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू होती है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा देते हैं, नो पेनल्टी। इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। टेन्योर आप चूज कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल। ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग अगेंस्ट लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, लो इसके सॉरी एफडी के अगेंस्ट में आपको लोन भी मिलता है, या फिर आरडी के अगेंस्ट में आपको लोन भी मिलता है। हाई इंटरेस्ट रेट देती है बैंक आपको, एंड द कन्वीनियंट बुकिंग होती है। इसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता कि आज आपको वेट करना पड़ेगा, कल वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? 1 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। फिर आप तो पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड सॉल्यूशन। वैल्यू एडेड सॉल्यूशन क्या होता है? आई होप कि आप में से किसी को बहुत कम नॉलेज होगी। वैल्यू एडेड सॉल्यूशन का मतलब होता है फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। ठीक है। इसमें सीनियर सिटीजन प्रिविलेज भी होता है, और इसके साथ में एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑन बैंक, डायरेक्ट बैंक अकाउंट। ठीक है। अब इसमें जो फैमिली बैंकिंग शुरू करनी होती है, तो एक्सटेंड प्रोग्राम बेनिफिट विद अप टू 6 फैमिली मेंबर। कोई भी बैंक हो, कम से कम 6 मेंबर फैमिली बैंकिंग में ले सकती है। फैमिली बैंकिंग की का मतलब
मदर एंड फादर हैं, ठीक है, उनके 4 बच्चे हैं, और सॉरी 2 बच्चे हैं, उनके दोनों के अकाउंट खुलवाया हमने या आपने, तो उनमें से आपको कोई भी डिपॉजिट करने के लिए जरूरत नहीं होगी। कहते हैं ना बैंक में पहले अकाउंट खुलाने से 10,000 रुपए पहले जमा करो तब अकाउंट खुलेगा, 20,000 जमा करो तब खुलेगा। तो उसमें एडिशनल वैल्यू जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीनियर सिटीजन प्लान भी ऐसा ही है, हायर एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो मेंबरशिप होता है उसमें 6 मंथ में सोनी लाइव मेंबरशिप मिलता है। सोनी जो सोनी टीवी होता है उसमें लाइव मेंबरशिप रहता है। एंड ये बैंक टू बैंक मैटर करता है कि कौन सी बैंक क्या प्रोवाइड करे, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग चैनल होता है और हर बैंक में अलग अलग सर्विसेज मिलते हैं। अब बात करेंगे हम करंट अकाउंट की। जो करंट अकाउंट होता है तो यूज बाय नॉन इंडिविजुअल, सोलो प्रोपराइटर, LLP, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज engage in trades, business and professions। जो करंट अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल किसी का करंट अकाउंट नहीं खुलता, या तो कोई फर्म होगा, या तो कोई कंपनी होगी, या तो आपका LLP बोलते हैं। LLP भी एक पार्टनरशिप या फिर इस टाइप की कंपनीज होती हैं। सोलो प्रोप्राइटर होता है, या किसी फर्म के नाम पे, बिजनेस के नाम पे ये करंट अकाउंट ओपन होता है। किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बैलेंस रिक्वायरमेंट की। तो मिनिमम बैलेंस, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड एज पर द प्रोडक्ट। जो भी आपको बैंक में बहुत सारे सैरोगेट चलते हैं कि कौन कौन से, जैसे कोई बरगंडी अकाउंट है, प्रेस्टीज है, लिबर्टी है, इस टाइप के अकाउंट चलते हैं, ठीक है। तो एक 25,000 का होता है, 50,000, 75,000, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, इस टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का आपका अकाउंट होता है उसी टाइप का आपको बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करेंगे इसमें रिस्ट्रिक्शंस की। तो लिबर्टी टू ऑपरेट सेवरल टाइम इन अ डे एनीवेयर बैंकिंग इन, यानी कि एक बैंक अकाउंट का नाम है लिबर्टी, एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट है लिबर्टी। तो एक्सिस बैंक का लिबर्टी अकाउंट है, तो उसमें आप एक दिन में मल्टीपल टाइम कहीं से भी बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट रेट, इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करेंगे फैसिलिटीज की। तो फैसिलिटी क्या रहती है? डोर स्टेप बैंकिंग फॉर डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ कैश एंड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेस लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड ATMs। यानी कि जो भी उनकी नियर बाय लोकेशन होगी तो हमारा बैंक का एक पर्टिकुलर पिकर जाएगा, और पिकर क्या करेगा, उनका जो कैश होता है कैश भी पिक करेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी पिक करेगा, एक्सेस लार्ज नेटवर्क और बड़े नेटवर्क के साथ में। ऐसे अकेले नहीं जाएगा, पूरी हमारी गाड़ी जाती है बैंक की, बैंक के साथ, बैंक की गाड़ी के साथ में रहेगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट थिंग की, कि अब करंट अकाउंट एडवांटेज शेड्यूल फॉर चार्जेस, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस करंट अकाउंट एडवांटेज। बात करेंगे मंथली एवरेज बैलेंस, इसको MAB भी बोलते हैं, और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस AQB भी बोलते हैं, ठीक है। मंथली, अगर महीने में ऑपरेट कर रहे हैं तो मंथली एवरेज बैलेंस जाएगा, अगर 3 महीने में ऑपरेट कर रहे हैं तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जाता है। तो अगर मेट्रो और अर्बन ब्रांचेज में है, मेट्रो और अर्बन ब्रांचेज का मतलब दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इस टाइप के अकाउंट्स हैं, तो उनमें से कम आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा तो 25,000 का। और अगर सेमी अर्बन रूरल ब्रांचेज, सेमी अर्बन रूरल ब्रांचेज का मतलब ये होता है जहां पे कुछ भी नहीं, लाइक उत्तर प्रदेश का कोई रूरल एरिया जिसमें मेट्रो सिटीज, जिसे मेट्रो नहीं है, आप सिंपल समझ लीजिए जैसे मेट्रो नहीं है, मेट्रो की सर्विस प्रोवाइडेड नहीं है, वहां पे 12,500 रुपए आपको मेंटेन करना पड़ता है करंट अकाउंट के लिए मंथली। अब चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस, जो चार्ज लगता है वो नॉन मेंटेनेंस में कितना लगता है? 800 इफ मंथली एवरेज बैलेंस से कम होता है। जो भी आपका, मान लो अगर किसी भी ब्रांच में, आप सेमी अर्बन ब्रांच ले लो, 12,500 रुपए है वहां का मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस अगर वहां पे 12,500 मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पे मान लो 75% आप मेंटेन कर रहे हैं, 12,000 का जो भी 75% बनेगा वो आपने मेंटेन कर लिया, तो उसमें या तो 800 रुपए लगेगा, या तो हाँ 800 रुपए लगेगा मंथली एवरेज बैलेंस का, ठीक है। इस टाइप से अकाउंट्स होते हैं। कैश डिपॉजिट भी होता है इसमें, फ्री लिमिट एज पर मंथ चार्जेस
चार्जेस तो ज्यादा नहीं लगते हैं। चार्जेस तो आपको देखना पड़ता है क्योंकि आपने अकाउंट ओपन करवाया है, तो आप अकाउंट अपना खाली नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखें, अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं पूरे महीने में या क्वार्टरली, तो आपको चार्जेस लगेंगे, और चार्जेस इनके बहुत हाई होते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ करंट अकाउंट, ये तो हर बैंक के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। एक तो एडवांटेज, सिलेक्ट, डिलीट, नॉर्मल्स, इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अब सभी लोग इस टाइम पे क्या है कि नॉर्मल अकाउंट ही ओपन करवाते हैं, और जानते हैं हमें चार्जेस देना पड़ेगा अगर हम मेंटेन नहीं कर पाए पूरे महीने या फिर पूरे क्वार्टर में। अब आगे बात करेंगे कि करंट अकाउंट ओपन करवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो डॉक्यूमेंट का, करंट अकाउंट का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम या फिर बैंक, तो बेसिकली क्या मांगते हैं वो लोग, डेली फील्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, डेली फील्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसके बाद में मांगते हैं लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर्स, आइडेंटिटी प्रूफ, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डिमांड ओवरडी इफ एप्लीकेबल। उसके बाद में पैन ऑफ एप्लीकेंट एंड बिजनेस, जो पैन कार्ड नंबर होता है वो एप्लीकेंट का या तो फिर बिजनेस का जाता है। उसके बाद में इनिशियल डिपॉजिट बाय चेक, जो भी आपका अकाउंट आप खुलवाएंगे 25,000, 75,000, 50,000 का, उस पे आपको डिपॉजिट कैश के थ्रू करना पड़ता है, और सॉरी चेक के थ्रू करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है उसका पर्टिकुलर प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ बिजनेस, जिस एड्रेस पे आपका बिजनेस है उस एड्रेस का भी प्रूफ चाहिए होता है। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर इफ एप्लीकेबल। देखिए, ये बैंक डिसाइड करती है कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेनी है, लेकिन अगर उसे लगा कि मुझे ऑनर का डिटेल चाहिए तो वो डिटेल भी कलेक्ट करेगी ऑनर की। उसके बाद में एप्लीकेबल एडिशनल डॉक्यूमेंट एज पर बिजनेस कंसिस्टेशन। ठीक है। तो उसके बाद में फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन जाता है एक अकाउंट ओपन करने, तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में एक दूसरा चुपचाप से बिना बताए फील्ड वेरिफिकेशन करने जाता है कि वो जो आपने एड्रेस लिखवाया है उस एड्रेस में आपका बिजनेस है या नहीं है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे, इनिशियल फंडिंग शुड नॉट बी टेकन बाय लाइबिलिटी सेल्स रिसोर्स थ्रू कैश। जो भी आपसे अकाउंट आपका ओपन करने जाएगा वो आपसे कैश नहीं लेगा, क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं है कैश लेने की। उसके बाद में इनिशियल फंडिंग नॉट टू बी डन फॉर एनी नियर रिलेटिव थ्रू एक्सेस रिसोर्स अकाउंट। ना ही वो अपने अकाउंट में आपसे पैसा लेगा, आपको कितना भी अच्छे से जानता हो, लेकिन आपसे अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेगा, क्योंकि इस पे बैंक उनको बाहर निकाल देती है। दैट इज अ टर्मिनेशन केस। अब जब आपकी फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगी, फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद पर्टिकुलर आपसे केवाईसी की जाएगी। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी होता है नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन, बट इट इज मच मोर देन दैट। जो भी आपने डिटेल दी होती है उस डिटेल को वो खोद खोद के पानी करते हैं, तो एक एक चीज पूछते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दें आपको। ठीक है। कस्टमर हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स, ये भी पूछते हैं। कस्टमर इज नर्वस एंड ओवर कॉन्टिन्यूअस, वो भी क्वेश्चन होगा आपसे। डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ऑनर, मल्टीपल एंटिटीज यूजिंग सेम एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद में आपसे मांगते हैं अलॉन्ग विद कस्टमर एज प्रोफाइल नॉट फिल्ड करेंटली, कस्टमर इज कम्युनिकेशन एड्रेस इज फॉर फ्रॉम द ब्रांच, मैंडेटरी फील्ड एड्रेस वेरिफिकेशन अदरवाइज लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ बॉयज अकाउंट्स। ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट होता है डायरेक्टर्स विद वेरी लो मीन्स individually that they have nil or low net worth and do not have substantial source of income। वो ये भी चेक करते हैं कि जो आप काम करते हैं वो आपका काम पर्टिकुलर जेन्युइन है, फ्रॉड तो नहीं है कहीं। उसके बाद में बीसीआईपी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है। अब आपको पढ़ना होगा, ये तो नहीं पढ़ना आपको, लाइन पे रुकिएगा, इसमें चेक करके बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। बता। अब हमने अभी बात किया था थोड़ी देर पहले आरडी की, आरडी के बाद अब हम बात करेंगे एफडी की।
कि व्हाट इज एफडी। एफडी होता क्या है? तो बेसिकली एफडी जो होती है वो फिक्स डिपॉजिट होती है, एंड इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट चलते हैं। लाइक कि जैसे कि आप फिक्स, सबसे पहले बताऊंगी जो फिक्स डिपॉजिट होती है उसकी कितने स्कीम होते हैं। देखो फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो ट्रेडिशनल एफडी डिपॉजिट होता है, उसके बाद में उसी का एक पार्ट होता है इंटरेस्ट इज पेड। जो ट्रेडिशनल एफडी होती है उसका इंटरेस्ट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स, क्वार्टरली और मंथली, जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरा होता है कम्युनिटी और री इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट। जहां पे कम्युनिटी का यूज हो वहां पे समझ जाना तुरंत चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि का मतलब जैसे कि मूलधन जमा किया, मूलधन के साथ में आपको ब्याज मिला, और आपको मान लो 13 तारीख को आपकी एफडी टूट रही है और 13 को ना टूट के वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाए, उसके ब्याज में भी आपको ब्याज मिले, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड री इन्वेस्ट विद द प्रिंसिपल अमाउंट। कह रहे हैं जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो क्वार्टरली और मंथली वो आप चूज कर सकते हैं, वो आपके चूजिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में और ब्याज के साथ में भी आपको अमाउंट मिलेगा। तो समझ आया होगा कि एफडी 2 प्रकार की होती है, एक तो कम्युनिटी, दूसरी हमारी ट्रेडिशनल एफडी। ठीक है। अब बात करेंगे हम एसआईपी की, है ना। एसआईपी क्या है बताती हूँ। एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। एंड हाउ टू अचीव मोर विद एसआईपी गोल्स। ठीक है। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उनके ना, देखो सबसे पहले आपको ना चूज करना है, चूज अ मंथली और क्वार्टरली एसआईपी विच सूट योर गोल्स। आपका गोल पहले डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अमाउंट चूज करना है। मंथली और क्वार्टरली भी चूज करना है कि आप मंथली पे करेंगे या क्वार्टरली पे करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर गोल्स एंड द वर्क योर आउट प्लान्स। अब इसके अकॉर्डिंग एसआईपी का प्रॉपर पहले समझाते हैं एसआईपी है क्या। देखिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है इसमें सबसे पहले डिसिप्लिन सेविंग। डिसिप्लिन सेविंग का मतलब इसमें आप कोई लोचा नहीं कर सकते। अगर आपकी डेट कंफर्म है, इस डेट को आपको पेमेंट करना है तो उसी डेट को करना है। ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कम्युनिटी या फिर कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है। रीच योर फाइनेंशियल गोल्स एंड प्लान्स। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल एंड प्लान है वहां तक आप पहुंच सकते हैं बड़े ही आसानी से। नो नीड टू टाइम द मार्केट। आपको मार्केट से बात करने की या मार्केट में अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ अमाउंट एज स्मॉल 500 रुपीज। आप 500 रुपए से भी अपनी एसआईपी ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एसआईपी समझ आया होगा। अब द बेस्ट यूज ऑफ एसआईपी, 10 गोल्डन रूल्स टू मेक। आपको 10 सुनहरे मौके आपके पास हैं, आप एसआईपी में पैसा लगा सकते हैं। एक तो कॉमन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी अर्ली। आपको अपनी उम्र में 18 या 19 साल की उम्र से एसआईपी करना शुरू कर देना है। मॉनिटर बट डू नॉट सॉरी उसके बाद में है आपका यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाल। यानी कि 60 साल तक आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो 60 साल तक आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके बाद में यूज इट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाल। आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है उतना शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं होता है। उसके बाद में इन्वेस्ट इन ग्रोथ ऑप्शन। आपको पता है कि जो भी पैसा आप लगाते हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद में हैव गोल इज स्पेसिफिक एसआईपी। आपका अगर ऐसा कोई उद्देश्य है कि आपको स्पेसिफिक एसआईपी करवानी है, मान लीजिए आपको मोतीलाल ओसवाल में पैसे लगाने हैं, किसी और कंपनी में क्या बोलते हैं, मनी ग्रो है या ग्रोइंग है, इस टाइप की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप कहीं भी शेयर्स किसी भी एसआईपी में, किसी भी कंपनी के एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बी कंसिस्टेंट एंड मॉनिटर बट डू नॉट ओवर मॉनिटर। आप अपने पैसे को मॉनिटर करेंगे, लेकिन आपको ज्यादा अधिकार नहीं है मॉनिटर करने का। आपको, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं उसमें ऑलरेडी कंपनी ने उसको पैसा लगा दिया, आपसे कोई भी सजेशन लेके सिर्फ आप पैसे देंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देगी। ठीक है। इसके बाद में इंक्रीज योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट विद एंड इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम। जो भी आपकी इनकम है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप अपनी एसआईपी में लगा सकते हैं और अपनी एसआईपी से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। डोंट गेट स्वेट बाय मार्केट मूवमेंट। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि अगर मार्केट डाउन गया तो आप दुखी हो जाए।
आपसे कोई मतलब नहीं है। कई एसआईपी ऐसी भी होती है कि आपको गारंटेड रिटर्न देती है, कई एसआईपी ऐसी होती है जो मार्केट में फ्लैक्चुएट भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मार्केट ऊपर गया तो पैसा बढ़ा, मार्केट नीचे आया तो पैसा डूबा। प्लान योर रिडेम्पशंस। आपको आपका बस ये मोटिव होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को रिडीम कब करना है। इतना सिंपल सा आपका था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आई होप कि गाइज आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं, एक एफडी तो मैंने आपको बता भी दी है, आरडी भी बता दी है, एसआईपी भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब पार्टिकुलर वीडियो में आपको एसआईपी में लाके दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे पूरा समझ नहीं पाएंगे, ऐसे सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया है मैंने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।